चर्रर, जंजीरों के चीखने की आवाज जो किसी की दर्द भरी चीख जैसी लग रही थी। और फिर उस जगह में एक ऐसी वहशी हौंसी गूंज उठी जिसे किसी इंसान की हौंसी मानना मुश्किल था। सेकंड लेफ्टिनेंट प्रिया शर्मा एक पुराने गोदाम के शहतीर से उल्टी लटकी हुई थी। उसके पीले पड़ चुके चेहरे पर उसके लंबे बाल गुरुत्वाकर्षण के नियम को तोड़ते हुए जमीन की ओर बेजान लटक रहे थे। उसकी धुंधली नजरों के सामने कैप्टन विक्रम राणा एक छोटी सी यूएसबी को किसी जंग में जीते हुए इनाम की तरह हिलाता हुआ आगे बढ़ा। उसके चेहरे पर क्रूरता और जीत का मिला जुला भाव था। मिल गया जो ढूंढ रही थी, कुतिया। तुझ जैसी आइटम गर्ल को तो बस अफसरों का मनोरंजन करना चाहिए, जासूसी नहीं। उसने यूएसबी को अपनी जेब में ठूंसा और पीछे खड़े अपने आदमियों की तरफ ठुड्डी से इशारा किया। खड़े क्या देख रहे हो? इस साली की अक्ल ठीक से ठिकाने लगा दो। हुक्म मिलते ही दो हट्टे कट्टे आदमी वहशी मुस्कान के साथ उसकी ओर बढ़े, लेकिन इससे पहले कि उनके पैर उस तक पहुंचते कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। उलटी लटकी हुई प्रिया ने एक काले तेंदुए की तरह अपनी टांगें उठाईं और पहले आगे आने वाले आदमी की गर्दन को कैंची की तरह झकड़ लिया। हक की एक दबी हुई चीख के साथ प्रिया ने उसी झटके का इस्तेमाल करके अपने शरीर को हवा में घुमाया और अपने टखनों में बंधी रस्सी को उस आदमी की कमर में लगे चाकू से रगड़कर काट दिया। एक ही पल में आजाद होकर उसका शरीर एक जंगली बिल्ली की तरह बिना आवाज किए जमीन पर उतरा। किसी को संभलने का मौका दिए बिना उसने बाकी दोनों आदमियों के नाजुक अंगों पर सटीक वार करके उन्हें भी बेकार कर दिया। यह सब पलक झपकते ही हो गया। कैप्टन विक्रम राणा अपनी आंखों के सामने हुए इस नजारे पर यकीन नहीं कर पा रहा था और अपनी जगह पर जम गया। इससे पहले कि वह कोई प्रतिक्रिया दे पाता, प्रिया ने धूल झाड़ते हुए उठकर अपनी उंगली में पहनी एक बिल्कुल साधारण सी दिखने वाली अंगूठी को धीरे से दबाया। उस आदमी को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उसने अभी अभी किससे पंगा लिया है। उसने उसे सिर्फ एक कमजोर महिला आर्मी अफसर समझा था, लेकिन यह उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी और आखिरी गलती थी। वह इस वक्त वर्दी पहने हुए बदले की देवी का सामना कर रहा था और उसकी बुलाई हुई नर्क की सेना अब आसमान को चीरती हुई यहां आ रही थी। उस भयानक गोदाम की रात से कुछ हफ्ते पहले आर्मी हॉस्पिटल के शवगृह का सबसे गहरा और अंधेरा कमरा, वहां ऐसी खामोशी और ऐसा गहरा दुख पसरा था मानो उसने सारी रोशनी को निगल लिया हो। मेजर जनरल आदित्य सिंह राठौर काले मातम के कपड़ों में वेदी पर रखी एक नौजवान की तस्वीर के सामने अकेली खड़ी थी। अगरबत्ती की तीखी गंध नाक में चुभ रही थी। तस्वीर में दिख रहा नौजवान उसका इकलौता छोटा भाई सिपाही रोहन राठौर दुनिया की सबसे मासूम मुस्कान के साथ मुस्कुरा रहा था। यह वही मुस्कान थी जब कुछ महीने पहले उसने अपनी बहन के कंधे पर लगे सितारों को छूते हुए कहा था, दीदी मैं भी आपकी तरह एक शानदार फौजी बनूंगा। सेना की आधिकारिक रिपोर्ट ठंडी और संक्षिप्त थी, डिप्रेशन के कारण आत्महत्या। लेकिन वह जानती थी यह सफेद झूठ था। उसका भाई कभी भी अपनी जान लेने वाला लड़का नहीं था। वह किसी से भी ज्यादा मजबूत, सकारात्मक और अपनी फौजी जिंदगी को लेकर गर्व से भरा हुआ था। यकीनन किसी चीज ने उसके भाई को मौत के मुंह में धकेला था। उसने सफेद दस्ताने पहने हाथों से अपने भाई के ठंडे पड़ चुके सामान का बक्सा खोला। उसके अंदर एक पुरानी डायरी और कुछ चिट्ठियां थीं और उसके आखिरी पन्ने पर शायद मरने से ठीक पहले जल्दबाजी में घसीटा हुआ एक छोटा सा वाक्य लिखा था, दीदी मुझे डर लग रहा है। यह जगह जहन्नुम है। कर्नल परमजीत सिंह, कैप्टन विक्रम राणा, आयुध भंडार। यह उसके भाई की आखिरी चीख थी और सच्चाई तक पहुंचने का एकमात्र रास्ता। अदिति की आंखों से आंसू की आखिरी बूंद भी बह गई और जैसे ही वह आंसू सूखा उसकी आंखों की चमक बदल गई। दुख और मातम की जगह अब सब कुछ जलाकर राख कर देने वाले ठंडे गुस्से और फौलादी इरादों ने ले ली थी। उसने फैसला कर लिया, वह अपने भाई को इस तरह नहीं जाने दे सकती। वह सच्चाई का पता लगाएगी और अपने भाई को मौत के घाट उतारने वाले शैतानों को अपने हाथों से सजा देगी। उसी रात वह अपने हेडक्वार्टर रक्षा मंत्रालय के सीधे अधीन आने वाली भारतीय विशेष अभियान कमान के कमांडर ऑफिस में लौटी। उसने बिना कुछ कहे अपने कंधे पर लगे चमकदार मेजर जनरल के सितारों को, जो भारतीय इतिहास की सबसे कम उम्र की महिला जनरल होने का गौरवशाली प्रतीक थे, खुद ही उतार दिया।
और फिर अलमारी के सबसे गहरे कोने से एक नई भर्ती हुई अफसर की सेकंड लेफ्टिनेंट रैंक वाली एक अनजानी वर्दी निकाली। उस पर प्रिया शर्मा नाम का टैग लगा था। उसने अपना सब कुछ छोड़ने का फैसला कर लिया था। सबसे लाइन कर मारी के आप नाती, कम उम्र की मेजर जनरल का सम्मान, विशेष अभियान कमांडर की अपार शक्ति, सब कुछ सिर्फ अपने भाई के बदले के लिए उसने सबसे नीचे जाने का, शैतानों के गढ़ के सबसे गहरे हिस्से में खुद उतरने का फैसला किया। वर्दी बदलने के बाद उसने आखिर में अपनी मेज की दराज से एक छोटी सी अंगूठी निकाली। यह एक साधारण चांदी की अंगूठी जैसी दिखती थी, लेकिन यह कमांड की अत्याधुनिक तकनीक से बना एक आपातकालीन संचार उपकरण था, जो उसे और उसकी यूनिट को जोड़ने वाला एकमात्र जरिया था। उसने उस अंगूठी को अपनी उंगली में पहन लिया। इंतजार करना रोहन, दीदी आ रही है। तुमने जो दर्द सहा, जो डर महसूस किया, वह सब कुछ मैं उन कमीनों को 1000 गुना, 10,000 गुना करके लौटाऊंगी। उसने अपने भाई की तस्वीर के सामने खून के आंसू पीते हुए कसम खाई। बदले की देवी ने आखिरकार नर्क का दरवाजा खोल दिया था और अंदर कदम रख दिया था। अपनी सारी शान शौकत छोड़कर सिर्फ एक बदले के लिए उसकी खामोश और भयानक जंग अब शुरू हो रही थी। जिस दिन प्रिया शर्मा की नकली पहचान के साथ उसने कर्नल परमजीत सिंह की रेजिमेंट में पहला कदम रखा, अदिति को एहसास हो गया कि यह जगह उसके भाई के लिए जहन्नुम क्यों थी। पूरी यूनिट में भ्रष्टाचार, हिंसा और घटिया अधिकार भावना की ऐसी बदबू फैली थी कि उसे एक अनुशासित सेना का हिस्सा मानना मुश्किल था। वह नई अफसर के तौर पर रिपोर्ट करने के लिए रेजिमेंट कमांडर के दफ्तर में गई। वहां लालची और कमीनी शक्ल वाला कर्नल परमजीत सिंह एक राजा की तरह अपनी बड़ी सी कुर्सी पर बैठा उसका इंतजार कर रहा था, और उसके बगल में एक चापलूस की तरह खड़ा कैप्टन विक्रम राणा घटिया मुस्कान बिखेर रहा था। कर्नल परमजीत सिंह ने उसकी फाइलों पर सरसरी नजर डाली और फिर बेशर्मी से उसे सिर से पांव तक घूरने लगा। उसकी नजरों में एक अफसर के लिए सम्मान नहीं, बल्कि बाजार में किसी चीज का मोल भाव करने जैसी नीचता थी। सेकंड लेफ्टिनेंट प्रिया शर्मा, हम, चेहरा तो खूबसूरत है, सेना से ज्यादा तो किसी और जगह पर अच्छी लगोगी। उसकी बात पर कैप्टन विक्रम राणा ने घिनौनी हंसी के साथ कहा, कर्नल साहब सही कह रहे हैं, बिल्कुल किसी डांस बार की लड़की जैसी लग रही हैं। ऐसे चेहरे के साथ इतनी मुश्किल फौजी जिंदगी कैसे झेल पाएगी? डांस बार की लड़की, यह उनका दिया हुआ पहला तमगा था। उन्होंने उसके रैंक या काबिलियत को नहीं, सिर्फ उसकी शक्ल, सूरत को देखकर उसे आंका था। उनके सड़े हुए दिमाग में शायद यह समीकरण बना हुआ था कि खूबसूरत औरत मतलब बेवकूफ और कमजोर। अदिति ने अपने अंदर उबल रहे गुस्से को दबाया और एक मशीन की तरह अपना रैंक और नाम बताया। उसकी पात्र थी। भावहीन आवाज ने कैप्टन विक्रम राणा को और भी ज्यादा चिढ़ा दिया। आवाज में तो बिल्कुल दम नहीं है। तुम जैसी लड़कियां तो आमतौर पर सप्लाई डिपार्टमेंट जैसी आसान जगहों पर चली जाती हैं। यह वैसी जगह नहीं है। आज से मैं तुम्हारी फौजी ट्रेनिंग ठीक से शुरू करूंगा। उस दिन के बाद से कैप्टन विक्रम राणा का जानबूझकर किया जाने वाला उत्पीड़न शुरू हो गया। उसने अपनी ताकत का इस्तेमाल करके नई सप्लाई अफसर होने के बावजूद उसे सामान्य काम देने के बजाय सबसे मुश्किल और गंदे काम सौंपे, जिन्हें सिपाही भी करने से कतराते थे। ए डांसर, वहां खड़ी क्या कर रही है? वो सारे बक्से उठाकर गोदाम में रख। औरत समझकर कोई रियायत नहीं मिलेगी। उसने पहाड़ों की तरह लगे भारी बक्सों की ओर इशारा करते हुए हुक्म दिया। दूसरे अफसर यह सब देखकर भी अनदेखा कर गए। अदिति ने बिना कुछ कहे अपने शरीर से भी बड़े बक्से को आसानी से उठा लिया। उसके दुबले पतले शरीर से निकली इस जबरदस्त ताकत को देखकर वहां खड़े कुछ सिपाहियों के मुंह खुले रह गए। ए डांसर, अभी तक हुआ नहीं। आज के अंदर यह सब खत्म नहीं किया तो रात भर यहीं काम करेगी, समझी? जब वह चुपचाप अपना काम करती रही तो विक्रम राणा का उत्पीड़न और भी घटिया हो गया। इस बार उसने अफसरों के टॉयलेट का पाइप बंद होने का बहाना बनाकर उसे अपने हाथों से साफ करने का हुक्म दिया। यह साफ तौर पर उसका अपमान था। क्यों? गंदा लग रहा है? तुझ जैसी औरतों को तो यही गंदे काम करने चाहिए। नहीं करना तो वर्दी उतार कर निकल जा। उसने सबके सामने उस पर चिल्लाकर उसे जलील किया। अदिति ने अब भी बिना किसी भाव परिवर्तन के रबर के दस्ताने पहने और टॉयलेट में चली गई। वह गुस्सा नहीं थी, वह दुखी भी नहीं थी।
वह बस इस सारे अपमान और जिल्लत को अपने बदले की आग को और भड़काने वाले ईंधन की तरह इस्तेमाल कर रही थी। वह टॉयलेट साफ करते हुए और भारी सामान ढोते हुए चुपचाप इस जहन्नुम की बनावट को समझने लगी। कौन परमजीत का खास आदमी है, कौन विक्रम राणा का चमचा है और कौन उनकी हिंसा का शिकार है। उसकी आंखें सब कुछ देख रही थीं और सब कुछ याद रख रही थीं। उसके इस आज्ञाकारी रवैये को विक्रम राणा ने उसकी पूरी तरह से हार मान लिया। वह अपनी ताकत के नशे में चूर होकर और भी ज्यादा ढीठ और घमंडी होता गया। उसे पता नहीं था कि जिस डांसर को वह परेशान कर रहा है वह असल में उसके गले की रस्सी पकड़कर यह अंदाजा लगा रही है कि उसे कब खींचना है। एक बेरहम बदले की देवी अदिति अंधेरे में चुपचाप अपनी तलवार तेज कर रही थी, अपने भाई की मौत से जुड़ा पहला सुराग ढूंढने के लिए। और जिस पल वह सुराग मिलेगा उस दिन इस सड़े हुए गढ़ को खून के समंदर में बदल देने के लिए सारा अपमान बाद में सूद समेत वसूल किया जाने वाला कर्ज बनकर जमा हो रहा था। अदिति विक्रम राणा के अपमानजनक आदेशों को चुपचाप पूरा करते हुए साथ ही अपने भाई के आखिरी निशानों को खोजने के लिए एक गुप्त जांच भी शुरू कर चुकी थी। उसका पहला निशाना थे उसके भाई रोहन के सबसे करीबी दोस्त, उसी के बैरक के सिपाही। वह जानबूझकर ट्रेनिंग ग्राउंड में सप्लाई का सामान पहुंचाने जाती जहां वे काम करते थे ताकि उनसे स्वाभाविक रूप से बात करने का मौका मिल सके। शुरुआत में सिपाहियों ने उससे दूरी बनाए रखी। डांसर कहकर मजाक उड़ाई जाने वाली नई अफसर, कैप्टन विक्रम राणा की नजरों में खटकने वाला खतरनाक इंसान। कोई भी उससे जुड़कर मुसीबत मोल नहीं लेना चाहता था। वे उसके सवालों का मुझे नहीं पता मैम जैसा मशीनी जवाब देकर मुंह बंद रखते थे। अदिति उनके डर को समझती थी। इस जहन्नुम जैसी जगह में जिंदा रहने के लिए चुप्पी और अनदेखी ही बचने का तरीका होगा। उसने हार नहीं मानी। उसने उन्हें धमकाने या हुक्म देने के बजाय सच्चाई से उनका दिल जीतने की कोशिश की। वह उनके साथ भारी गोला बारूद के बक्से उठाकर उनका काम हल्का करती और ब्रेक के समय अपनी थोड़ी सी तनख्वाह से खरीदे हुए ठंडे शरबत देकर उनके थके हुए कंधों को थपथ पाती। उसके इस सच्चे बर्ताव से सिपाहियों के बंद दिल बहुत धीरे धीरे खुलने लगे। कुछ दिनों बाद जब अदिति रात की पहरेदारी पर थी तो रोहन का एक दोस्त सिपाही रमेश कुमार धीरे से उसके पास आया। उसने आसपास देखकर धीमी आवाज में कहा, प्रिया मैम, क्या आप रोहन की वजह से हम लोगों से बात कर रही हैं? अदिति ने चुपचाप सिर हिलाया। रमेश कुमार कुछ देर हिचकिचाया और फिर आखिरकार हिम्मत करके बोला। उसकी आवाज अपराध बोध और डर से कांप रही थी। रोहन ने आत्महत्या नहीं की थी मैम, कभी नहीं। उस एक वाक्य से अदिति का दिल धक से रह गया। वह शांति से अगली बात का इंतजार करने लगी। उसने कुछ दिन पहले आयुध भंडार में कुछ देखा था। उसने सिर्फ मुझे बताया था कि उसने कर्नल परमजीत सिंह और कैप्टन विक्रम राणा को सेना का सामान बाहर बेचते हुए देखा है। वह बहुत डरा हुआ था, कह रहा था कि उसे समझ नहीं आ रहा कि क्या करे। रमेश की आंखों में आंसू आ गए। मैंने उसे चुप रहने को कहा। मैंने कहा कि फालतू के पचड़े में मत पड़। मैंने रोहन को रोका था मैम, मैं कायर था। अदिति ने उसके कांपते हुए कंधे को पकड़ा। नहीं रमेश, तुम्हारी गलती नहीं है, आगे बताओ। रमेश ने आंसू पोंछे और कांपती आवाज में उस दिन की भयानक याद को आगे बढ़ाया। कुछ दिनों बाद कैप्टन विक्रम राणा ने रोहन को बुलाया और उस रात रोहन लगभग एक लाश की तरह बैरक में लौटा। उसका पूरा शरीर चोटों से नीला था और होंठ फटे हुए थे। उसने कुछ नहीं कहा। मैंने बस उसे अपनी अलमारी के सबसे गहरे कोने में कुछ छिपाते हुए देखा था। और अगली सुबह रोहन की ठंडी लाश मिली। पहेली के सारे टुकड़े जुड़ रहे थे। उसका भाई सिर्फ एक गवाह नहीं था, उसके पास सबूत थे और उन्हीं सबूतों की वजह से उसे मार दिया गया। डिप्रेशन से आत्महत्या तो उनके घिनौने अपराध को छिपाने के लिए एक घटिया नाटक था। अदिति के सीने में अपने भाई के लिए अफसोस और उन शैतानों के लिए गुस्सा एक बार फिर उबल पड़ा। उसने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। नाखून उसकी हथेली में धंस गए और खून निकलने लगा, लेकिन उसे दर्द महसूस नहीं हुआ। वह अलमारी क्या अभी भी वैसी ही है? जी मैम, रोहन का सामान अभी भी वहीं है। अदिति की आंखें ठंडक से चमक उठीं। अब लक्ष्य साफ था। वह सबूत जिसे उसके भाई ने अपनी जान देकर बचाया था, उसे ढूंढना ही होगा और वही इस जहन्नुम में इंसाफ की आग जलाने वाली पहली मशाल होगी। उसने रमेश को एक बार फिर धन्यवाद कहा
और चुपके से उसके हाथ में एक छोटा सा कागज थमा दिया। अगर कोई भी मुसीबत हो तो इस नंबर पर संपर्क करना। तुम्हारी और तुम्हारे साथियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी मेरी है। यह सेकंड लेफ्टिनेंट प्रिया शर्मा का वादा नहीं था। यह भारतीय विशेष अभियान कमान की कमांडर मेजर जनरल अदिति सिंह राठौर का भारी भरकम वादा था। बदले का मंच अब तैयार हो रहा था। समय वापस वर्तमान में लौटता है। अपने भाई के आखिरी सुराग के बारे में जानने के बाद अदिति और भी ज्यादा हिम्मत और सावधानी से काम करने लगी। वह दिन में विक्रम राणा के दिए हुए सारे छोटे मोटे काम करती रहती ताकि उसका शक कम हो, और रात में उन सिपाहियों की मदद से जिन्होंने उस पर भरोसा करना शुरू कर दिया था, रेजिमेंट के रिकॉर्ड और अपने भाई की अलमारी की गुप्त रूप से जांच करती। सिपाही उसकी आंख और कान बन गए थे। वे विक्रम राणा के लोगों की निगरानी से बचकर रिकॉर्ड की असली फाइलें उसे लाकर देते और वह रात भर जागकर उनका विश्लेषण करती। अपने भाई के छोड़े हुए सुरागों के आधार पर उसने आखिरकार यह पता लगा लिया कि परमजीत और विक्रम ने एक फर्जी कंपनी बनाकर लाखों की संख्या में नई बुलेट प्रूफ जैकेटें गायब कर दी थीं और उनकी जगह पर कबाड़ हो चुकी पुरानी जैकेटें सप्लाई करवा दी थीं। यह एक अक्षम्य देशद्रोह था जिसमें उन्होंने सीमा पर तैनात जवानों की जान को दांव पर लगाकर अपनी जेबें भरी थीं। उसकी हरकतें कितनी भी गुप्त क्यों न हों, लेकिन शक की गुंजाइश हमेशा रहती है। विक्रम राणा ने महसूस किया कि हाल ही में यूनिट का माहौल कुछ अजीब हो गया है। जो सिपाही उससे डरते थे, उनकी आंखों में अब एक हल्की सी बगावत की चिंगारी दिखने लगी थी, और उसने सहज रूप से महसूस किया कि इस बदलाव के केंद्र में वह डांसर प्रिया शर्मा है, जो हमेशा चुपचाप गंदे काम करती रहती थी। उसे यकीन हो गया कि उसके आज्ञाकारी रवैये के पीछे कुछ खतरनाक छिपा है। उसने फैसला किया कि उसे अब और बर्दाश्त नहीं किया जा सकता और सबके सामने उसका घमंड पूरी तरह से तोड़ना होगा। यह मौका उसे पूरी रेजिमेंट की आउटडोर टैक्टिकल ट्रेनिंग के दौरान मिला। कुछ दिनों की बारिश से ट्रेनिंग ग्राउंड पूरी तरह कीचड़ से भरा हुआ था। विक्रम राणा ने ट्रेनिंग में शामिल सभी जवानों को परेड पारी ग्राउंड के बीच में इकट्ठा किया और फिर बिना किसी कारण के प्रिया को लाइन से बाहर बुलाया। सेकंड लेफ्टिनेंट प्रिया शर्मा। उसकी आवाज पूरे परेड ग्राउंड में गूंज रही थी और उसमें साफ तौर पर नफरत भरी थी। तुम एक सप्लाई अफसर के तौर पर लड़ाकू जवानों की मुश्किलों को कितना समझती हो, यह मैं खुद देखना चाहता हूं। वहां वह कीचड़ का गड्ढा दिख रहा है। उसने परेड ग्राउंड के बीच में सबसे बड़े और गंदे कीचड़ के गड्ढे की ओर उंगली उठाई। अभी के अभी उस गड्ढे में पेट के बल लेटकर 10 चक्कर लगाओ। शुरू करो। जैसे ही यह आदेश दिया गया, पूरे परेड ग्राउंड में हलचल मच गई। यह ट्रेनिंग नहीं थी, यह साफ तौर पर उत्पीड़न और सार्वजनिक अपमान था। सैकड़ों जवानों के सामने एक अफसर को, वह भी एक महिला अफसर को, कीचड़ में रेंगने का आदेश देना किसी भी तरह से जायज नहीं ठहराया जा सकता था। प्रिया ने चुपचाप सैकड़ों आंखों को देखा जो उसे घूर रही थीं, और फिर सामने खड़े विक्रम राणा को देखा जो उस पर हंस रहा था। जब वह हिचकिचाती हुई दिखी तो विक्रम राणा ने और भी ऊंची आवाज में उसे डांटा। क्या हुआ? मेरा हुक्म सुनाई नहीं दिया? या फिर डांसर होने की वजह से ऐसे मुश्किल काम नहीं कर सकती? औरतों का यही तो मसला है, नाजों से पली होती हैं, हिम्मत नाम की चीज नहीं होती। उसने उसके जेंडर पर तंज कसते हुए सबके सामने यह साबित करने की कोशिश की कि वह एक कमजोर इंसान है, लेकिन अगले ही पल उसकी उम्मीदें पूरी तरह से टूट गईं। प्रिया ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपना हेलमेट ठीक किया और एक पल भी सोचे बिना ठंडे और चिपचिपे कीचड़ में कूद गई। उसने बिना किसी परेशानी या अपमान के भाव के बिल्कुल सही फौजी तरीके से कीचड़ में रेंगना शुरू कर दिया। ठंडा कीचड़ उसकी वर्दी को भिगो रहा था, उसके चेहरे और बालों पर लिपट रहा था, लेकिन उसकी आंखों की चमक जरा भी कम नहीं हुई। उसके इस अटूट जज्बे को देखकर विक्रम राणा का चेहरा गुस्से से बिगड़ गया। वह जो चाहता था कि वह रोकर माफी मांगे या हुक्म मानने से इनकार करे ताकि उसे सज्जा देने का बहाना मिले, वह नहीं हुआ, तो उसने और भी क्रूरता से उसे डांटना शुरू कर दिया। यह क्या रफ्तार है? जंग में भी ऐसे ही रेंगोगी? और तेज, और तेज। प्रिया ने उसकी चीख के साथ और भी तेज रफ्तार से कीचड़ में चक्कर लगाने शुरू कर दिए। उसका शरीर बुरी तरह थक रहा था, लेकिन उसका दिमाग पहले से कहीं ज्यादा साफ और मजबूत हो रहा था। वह इस सारे अपमान को अपने शरीर में याद रख रही थी, और यह याद बाद में विक्रम राणा के गले पर लगने वाली सबसे ठंडी तलवार बनेगी। सैकड़ों सिपाही सांस रोके यह नजारा देख रहे थे।
शुरुआत में जो नजरें हमदर्दी की थीं, वे धीरे धीरे सम्मान में बदल रही थीं। वे आज अन्यायपूर्ण हिंसा के सामने कभी न झुकने वाले एक इंसान के महान स्वाभिमान को देख रहे थे। आखिरकार 10 चक्कर पूरे हुए। पूरे शरीर पर कीचड़ लपेटे हुए प्रिया ऐसे उठी जैसे कुछ हुआ ही न हो और विक्रम राणा के सामने आकर खड़ी हो गई। उसकी आंखें पहले से कहीं ज्यादा ठंडी और गहरी चमक रही थीं। रिपोर्टिंग सर, सेकंड लेफ्टिनेंट प्रिया शर्मा। आदेश के अनुसार पेट के बल रेंगना पूरा किया। उसके इस अविचलित रूप को देखकर विक्रम राणा को लगा जैसे उसका खुद का अपमान हुआ हो। वह अपना गुस्सा काबू नहीं कर पाया और उसके कंधे को जोर से धक्का देते हुए चिल्लाया, दफा हो जाओ, तुम्हारी शक्ल नहीं देखनी मुझे, अभी मेरी नजरों से दूर हो जाओ। प्रिया ने चुपचाप सैल्यूट किया और वापस अपनी लाइन की ओर मुड़ गई। जब वह गुजर रही थी तो सिपाहियों ने अनजाने में ही उसके लिए रास्ता बना दिया। यह ऐसा था मानो कीचड़ में खिले कमल के फूल के लिए एक खामोश सम्मान हो। उस दिन विक्रम राणा ने उसे कुचलने की कोशिश की, लेकिन उल्टा उसे पूरी यूनिट का हीरो बना दिया। और वह अभी तक यह नहीं समझ पाया था कि उसने अपनी मौत को बुलाने वाली सबसे घातक गलती कर दी है। कीचड़ वाली घटना के बाद कैप्टन विक्रम राणा की निगरानी और भी सख्त हो गई। उसे एहसास हो गया था कि प्रिया शर्मा सिर्फ एक कांटा नहीं, बल्कि उनके पूरे साम्राज्य के लिए एक वास्तविक खतरा है। उसने अपने कुछ खास लोगों को साये की तरह उसके पीछे लगा दिया ताकि उसकी हर हरकत पर नजर रखी जा सके। उसे शक था कि वह कुछ ढूंढ रही है और वह उस पल का इंतजार कर रहा था जब वह चीज सामने आए और वह उसे छीन ले। अदिति भी इस बात से अनजान नहीं थी। वह अपने पीछे लगी गुप्त नजरों को महसूस कर रही थी, लेकिन वह जानबूझकर अनजान बनकर सामान्य व्यवहार करती रही। वह सही समय का इंतजार कर रही थी, अपने भाई की जान के बदले मिले आखिरी सबूत को पाने का एकमात्र मौका। वह मौका उसे अपने भाई की पुरानी डायरी से मिला। उसने रात भर जागकर एक पहेली की तरह बिखरे हुए अपने भाई के आखिरी नोट्स को समझा और आखिरकार सेना में इस्तेमाल होने वाले कोऑर्डिनेट्स और नंबरों के बीच छिपे संदेश को खोज निकाला। आयुध भंडार नंबर 1, तीसरी रैक, उत्तरी दीवार से 5वीं ईंट। यह उसके भाई का छोड़ा हुआ आखिरी खजाने का नक्शा था। समस्या यह थी कि वह जगह कैप्टन विक्रम राणा अपने निजी गोदाम की तरह इस्तेमाल करता था और वहां अपने सारे गैर कानूनी सामान छिपाकर रखता था। और वह यूनिट की सबसे ज्यादा निगरानी वाली जगह थी। दिन में वहां जाना नामुमकिन था। मौका सिर्फ रात में था, और वह भी सिर्फ एक रात, जब पूरी रेजिमेंट में बड़े पैमाने पर बिजली कटौती होने वाली थी और सुरक्षा सबसे ढीली होती। अदिति ने उस दिन के लिए पूरी तैयारी कर ली। उसने अपने ऊपर नजर रखने वालों को धोखा देने के लिए उस शाम बीमार होने का बहाना बनाया और मेडिकल रूम में जाकर लेट गई। और आधी रात को जब सब सो गए, वह एक भूत की तरह मेडिकल रूम से निकली और पूरी तरह से अंधेरे में डूबे हुए आयुध भंडार नंबर 1 की ओर बढ़ी। गोदाम के आसपास मौत जैसा सन्नाटा था। वह एक सांप की तरह बिना आवाज किए कंटीली बाड़ को पार कर गई और सुरक्षा कैमरों के ब्लाइंड स्पॉट का इस्तेमाल करते हुए गोदाम के बंद ताले के सामने पहुंची। उसके हाथ में पहले से तैयार किया हुआ एक पतला तार कुशलता से घूमा। खट की आवाज के साथ भारी ताला आसानी से खुल गया। गोदाम के अंदर धूल और तेल की गंध भरी थी। उसने एक छोटी टॉर्च की रोशनी में अपने भाई के दिए हुए कोऑर्डिनेट्स का पीछा किया। तीसरी रैक, उत्तरी दीवार, और आखिरकार वह 5वीं ईंट के सामने खड़ी थी। उसने सावधानी से ईंट को बाहर निकाला। उसके पीछे एक ताबूत की तरह गहरा और अंधेरा छेद दिखाई दिया। उसने कांपते हुए हाथ को छेद के अंदर डाला और आखिरकार उसकी उंगलियों ने एक ठंडी छोटी धातु की चीज को महसूस किया। यूएसबी, वह आखिरी चाबी जिसमें उसके भाई की जान के बदले मिली सारी सच्चाई बंद थी। उसे हाथ में लेते ही उसने महसूस किया कि उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा है। उसे लगा कि अब सब कुछ खत्म हो गया, कि वह अपने भाई की बेगुनाही साबित कर पाएगी। उसने यूएसबी को अपनी वर्दी की अंदरूनी जेब में गहराई में रखा, सब कुछ पहले जैसा किया और चुपचाप गोदाम से बाहर निकल गई। लेकिन जैसे ही वह अंधेरे में गायब हुई, गोदाम से थोड़ी दूर झाड़ियों में 2 साये धीरे से हिले। वे विक्रम राणा के लगाए हुए जासूस थे। वे शुरू से ही उसका पीछा कर रहे थे और उन्होंने उसे गोदाम के अंदर से कुछ निकालते हुए पूरा देख लिया था। उन्होंने तुरंत सो रहे कैप्टन विक्रम राणा को
इसकी सूचना दी। कैप्टन साहब, उसने जाल में फंस गई। प्रिया शर्मा, वह गोदाम नंबर 1 से कुछ लेकर निकली है। फोन पर विक्रम राणा की नींद में डूबी आवाज एक पल में सांप की तरह ठंडी और तीखी हो गई। पकड़ो उसे। बस यह एक शब्द ही काफी था। अदिति को अपने क्वार्टर लौटते हुए महसूस हुआ कि कुछ गड़बड़ है। हमेशा से अलग एक खुली जानलेवा नियत उस पर निशाना साधे हुए थी। जैसे ही वह एक बंद गली में पहुंची, अंधेरे में इंतजार कर रहे कई सायों ने एक साथ उसके आगे और पीछे का रास्ता रोक दिया। वे विक्रम राणा के आदमी थे। सेकंड लेफ्टिनेंट प्रिया शर्मा, हमारे साथ एक जगह चलना है। चुपचाप चलोगी तो अच्छा रहेगा। वे जाल में फांसे शिकार को देखकर शिकारी कुत्तों की तरह घटिया मुस्कान के साथ धीरे धीरे घेरा कसने लगे। अदिति ने एक गहरी सांस ली। उसे एहसास हो गया कि वह आखिरकार जाल में फांस गई है, लेकिन उसके चेहरे पर डर के बजाय एक ठंडा संकल्प था। यह लड़ाई कभी ना कभी तो होनी ही थी, और उसका मंच आज रात बन गया। बस इतना ही। उसने चुपचाप लड़ने की मुद्रा बना ली। उसकी आंखों की चमक सेकंड लेफ्टिनेंट प्रिया शर्मा से बदलकर विशेष अभियान कमांडर मेजर जनरल अदिति सिंह राठौर की हो रही थी। नर्क का पर्दा आखिरकार उठ चुका था। गली के अंधेरे में अदिति को अकेले 4 हट्टे कट्टे आदमियों का सामना करना था। वे विक्रम राणा के गुर्गों में सबसे क्रूर और हिंसक थे। उन्होंने सोचा कि एक महिला अफसर को काबू करना बच्चों का खेल है और हौंसते हुए उस पर झपटे, लेकिन उनका सामना किसी डरी हुई औरत से नहीं हुआ। उनका सामना दशकों की ट्रेनिंग से बने एक सी मानव हथियार से हुआ। अदिति का शरीर हवा की तरह हिला। उसने पहले हमला करने वाले की बांह मरोड़कर उसे फेंक दिया और उसी झटके का इस्तेमाल करके पीछे से हमला करने वाले के नाजुक अंग पर कोहनी से वार किया। दर्द भरी चीखों के साथ वे हट्टे कट्टे आदमी सूखे पत्तों की तरह गिरने लगे। उसकी हर हरकत सधी हुई, सीधी और घातक थी। यह सेना में सिखाई जाने वाली सामान्य मार्शल आर्ट नहीं थी। यह सिर्फ स्पेशल फोर्सेज के सबसे जिंगिंग जवानों द्वारा सीखी जाने वाली एक झटके में मौत की कला थी। कुछ ही सेकंड में 3 आदमी जमीन पर पड़े कराह रहे थे। आखिरी बचा हुआ आदमी अपनी आंखों के सामने हुए नजारे पर यकीन नहीं कर पा रहा था और डर के मारे पीछे हटने लगा। लेकिन तभी अंधेरे से एक अनपेक्षित 5वां दुश्मन सामने आया। कैप्टन विक्रम राणा। वह शुरू से ही यह सब देख रहा था। वह अपने आदमियों को इतनी आसानी से हारते देख हैरान था, लेकिन साथ ही उसे यकीन हो गया कि यह औरत कोई मामूली इंसान नहीं है। उसने अपने हाथ में पकड़े भारी लोहे के पाइप को बिना किसी हिचकिचाहट के पीछे से अदिति के सिर पर दे मारा। धम्म की एक भारी आवाज के साथ अदिति की आंखों के सामने एक पल के लिए अंधेरा छा गया। सिर में एक भयानक दर्द। वह घुटनों के बल गिर गई। चाहे कोई कितना भी प्रशिक्षित सैनिक क्यों न हो, एक कायरतापूर्ण हमले का अंदाजा नहीं लगा सकता। राक्षसी कहीं की। विक्रम राणा हांफते हुए गिरी हुई अदिति को देखने लगा। उसके चेहरे पर डर और गुस्से का मिला जुला भाव था। उसने अपने गिरे हुए आदमियों पर चिल्लाया, खड़े क्या देख रहे हो? जल्दी से इस साली को बांधो। होश में आए आदमी दौड़े और बेहोश पड़ी अदिति के शरीर को रस्सियों से कसकर बांध दिया और फिर उसे एक सामान की तरह घसीटते हुए उसी गोदाम नंबर 1 में ले गए, जहां से वह कुछ देर पहले निकली थी। कितना समय बीत गया होगा? सिर पर ठंडा पानी डाले जाने पर अदिति को होश आया। उसने महसूस किया कि वह गोदाम के शहतीर से उलटी लटकी हुई है। सिर से खून बहकर उसकी आंखों के सामने आ रहा था और उसका पूरा शरीर रस्सियों में जकड़ा हुआ था। और उसकी आंखों के सामने एक कुर्सी पर पैर रखकर बैठा कैप्टन विक्रम राणा दिखाई दिया। उसके चेहरे पर एक विजेता की घमंडी मुस्कान थी। होश आया कुछ, लेफ्टिनेंट, या तुम्हें क्या कहकर बुलाना चाहिए? स्पेशल फोर्सेस की एजेंट मैडम। उसने अदिति की वर्दी की अंदरूनी जेब से वह यूएसबी निकाली जिसे उसने अपनी जान पर खेलकर ढूंढा था। तुम यही ढूंढ रही थी ना? उसने यूएसबी को अपने लैपटॉप में लगाया और उसके अंदर की फाइलें खोलीं। फाइलों में उसके और कर्नल परमजीत सिंह के सभी घोटालों के वीडियो, ऑडियो और गुप्त रिकॉर्ड की कॉपी मौजूद थी। उसे देखते ही विक्रम राणा के चेहरे से मुस्कान गायब हो गई और वह सफेद पड़ गया। उसके माथे पर ठंडा पसीना बहने लगा। उसे एहसास हुआ, अगर यह औरत इस सबूत के साथ बाहर निकल जाती तो न सिर्फ वह बल्कि उसके मुंहबोले पिता कर्नल परमजीत सिंह का भी सब कुछ खत्म हो जाता।
उसका डर तुरंत बेकाबू गुस्से और हत्या की इच्छा में बदल गया। उसने फैसला किया कि इस औरत को, इस गवाह को, जो सब कुछ जानती है, किसी भी हालत में जिंदा नहीं छोड़ना है। उसने लैपटॉप बंद किया और अपनी जगह से उठकर उलटी लटकी अदिति के सामने खड़ा हो गया। बहुत शानदार, यहां तक पहुंच गई, मानना पड़ेगा, तुम जीत गई। उसने कुछ देर रुककर एक क्रूर मुस्कान के साथ आगे कहा। लेकिन मरे हुए लोग कुछ नहीं बोलते। उसने अपने आदमियों को इशारा किया, इस साली को ऐसा सबक सिखाओ कि यह फिर कभी अपना होशियार दिमाग इस्तेमाल न कर सके, और सुबह होने से पहले चुपचाप ठिकाने लगा देना। कोई निशान नहीं बचना चाहिए। उसका आखिरी हुक्म दिया जा चुका था। अब उसके लिए सिर्फ यातना और मौत बची थी। विक्रम राणा को यकीन था कि सब कुछ उसकी शानदार जीत के साथ खत्म हो गया है। वह मुड़कर गोदाम से बाहर जाने लगा, लेकिन उसे पता नहीं था कि असली शो अब शुरू होने वाला था, और उस शो का हीरो वह नहीं, बल्कि वह उलटी लटकी हुई, गुस्से से भरी बदले की देवी थी। उसका पलटवार अब शुरू होने वाला था। कैप्टन विक्रम राणा का क्रूर आदेश मिलते ही उसके दो आदमी घटिया मुस्कान के साथ अदिति की ओर बढ़े। एक के हाथ में आग में तपा हुआ लोहे का सरिया था और दूसरे के हाथ में एक तेज धार वाला चाकू। वे पूरी तरह से बेबस शिकार के सामने खड़े नीच लकड़बग्घे जैसे लग रहे थे। गोदाम से बाहर जाने वाला विक्रम राणा आखिरी बार उसे दर्द में चीखते हुए देखने के लिए कुछ पल रुका, लेकिन अगले ही पल उसकी आंखों के सामने जो नजारा आया, उसने उसके होश और दुनिया के सारे नियमों को तोड़ दिया। उलटी लटकी बेजान पड़ी अदिति की आंखें अचानक खुल गईं। वे अब किसी इंसान की आंखें नहीं थीं। उनमें से सारे भाव गायब थे। सिर्फ दुश्मन को खत्म करने का ठंडा हिसाब था। एक 4 हाथ हत्यारे की आंखें। पहले सरिया लेकर आने वाला आदमी जैसे ही उसका पैर अदिति की पहुंच में आया, अदिति का शरीर एक स्प्रिंग की तरह उछला। उसने अविश्वसनीय पेट की ताकत से अपने ऊपरी शरीर को उठाया और अपनी टांगों को घुमाकर उस आदमी की गर्दन को कैंची की तरह जकड़ लिया। वह हट्टा कट्टा आदमी चीख भी नहीं पाया और गर्दन टूटने के साथ ही जमीन पर ढेर हो गया। यह पागल औरत। चाकू वाला दूसरा आदमी घबराकर उसकी ओर दौड़ा, लेकिन इससे पहले कि उसका चाकू उस तक पहुंचता, अदिति पहले आदमी की गर्दन पर लगे झटके का इस्तेमाल करके हवा में पागलों की तरह घूम रही थी। उसके फौजी जूते उसके टखनों में बंधी पुरानी रस्सी की ओर उड़े। जैसे ही वह तनी हुई रस्सी उस आदमी की कमर में लगे चाकू के म्यान के धातु वाले हिस्से से टकराई, सर्र की आवाज के साथ रस्सी टूट गई। गुरुत्वाकर्षण से आजाद होकर उसका शरीर एक काले तेंदुए की तरह शान से और बिना आवाज किए जमीन पर उतरा। यह सब पलक झपकते ही हो गया। चाकू वाला आदमी भौंचक्का खड़ा रहा और अदिति पहले ही उसकी पीठ के पीछे पहुंच चुकी थी। उसने उसकी गर्दन पर हाथ के किनारे से वार करके उसे एक झटके में बेहोश कर दिया, और फिर आखिर में दरवाजे के पास खड़े यह सब कुछ होश खोकर देख रहे कैप्टन विक्रम राणा की ओर धीरे धीरे अपना सिर घुमाया। उसने सिर से बह रहे खून को लापरवाही से अपनी हथेली के पीछे से पोंछा और फिर अपने बौंधे हुए हाथों की रस्सी को ऐसे खोल दिया जैसे कुछ हुआ ही न हो, और विक्रम राणा की ओर बढ़ने लगी। उसके कदम धीमे और शांत थे, लेकिन हर एक कदम विक्रम राणा के दिल पर हथौड़े की तरह पड़ रहा था। कैप्टन विक्रम राणा डर के मारे पीछे हटने लगा। उसका दिमाग उलझन से फटने वाला था। यह सब क्या हो रहा है? यह इंसान है या कोई जानवर? यह वह सिर्फ खूबसूरत चेहरे वाली डांसर नहीं थी। यह इंसान की सीमाओं से परे एक पूरी तरह से प्रशिक्षित लड़ाकू मशीन थी। तुम हो कौन? उसकी आवाज डर के मारे इतनी कांप रही थी कि सुनाई भी नहीं दे रही थी। अदिति ने उसके सवाल का जवाब नहीं दिया। वह विक्रम राणा के ठीक सामने आकर रुक गई। उसका कद उससे छोटा था, लेकिन इस वक्त उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई विशाल पहाड़ उसे कुचल रहा हो। उसका हाथ बिजली की तरह हिला। उसने विक्रम राणा का गला नहीं पकड़ा, नहीं उसे मारा। उसने सिर्फ उसकी उंगलियों से उसके दोनों कंधों और घुटनों के जोड़ों पर सटीक दबाव डाला। कड़कड़ की एक खौफनाक आवाज के साथ विक्रम राणा के शरीर से सारी ताकत निकल गई। वह चीखता हुआ जमीन पर गिर गया, लेकिन अजीब तरह से उसे हड्डी टूटने का दर्द महसूस नहीं हुआ। बस उसके पूरे शरीर की नसें सुन्न हो गईं और वह एक उंगली भी नहीं हिला पा रहा था। अदिति ने जमीन पर पड़े एक कीड़े की तरह तड़पते हुए विक्रम राणा को बिना किसी भाव के देखा। वह उसे मार सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया।
मौत उसके लिए बहुत आसान सजा होती। वह उसे मौत से भी बदतर डर और निराशा का तोहफा देने वाली थी। सारे खतरे खत्म करने के बाद उसने आखिरकार अपनी उंगली में पहनी अंगूठी की ओर हाथ बढ़ाया और फिर विक्रम राणा को साफ साफ दिखाते हुए उस अंगूठी की सतह को धीरे धीरे और जोर से दबाया। अंगूठी से एक हल्की लेकिन साफ लाल रोशनी 3 बार चमकी, इंसाफ का संकेत। बदले की देवी ने आखिरकार अपनी सेना को बुला लिया था। विक्रम राणा ने डरी हुई आंखों से उस मनहूस लाल रोशनी को देखा। उसे आज देवी बातें अभी तक पता नहीं था कि यह छोटी सी रोशनी उसे और इस पूरी यूनिट को नर्क की आग में झोंक देने वाले एक बहुत बड़े तूफान की शुरुआत थी। गोदाम के अंदर एक भयानक सन्नाटा छा गया। आदित्य जमीन पर पड़े कराहते हुए 3 आदमियों और नसों के सुन्न होने से कीड़े की तरह तड़पते हुए कैप्टन विक्रम राणा के बीच तूफान के केंद्र की तरह शांत खड़ी थी। सिर से बहता खून उसके गाल पर एक लाल लकीर बना रहा था, लेकिन उसे कोई परवाह नहीं थी। उसकी नजर सिर्फ डर से उसे देख रहे विक्रम राणा पर टिकी थी। उसने अपनी उंगली में पहनी अंगूठी को धीरे से उठाया और फिर विक्रम राणा को साफ साफ दिखाते हुए उस अंगूठी की सतह को एक बार फिर जोर से और निश्चित रूप से दबाया। एक हल्की लाल रोशनी चमकी और एक अदृश्य संकेत बनकर अंधेरे में फैल गई। कोड नेम टूटी हुई तलवार वाली देवी। यह उसकी यूनिट को भेजा गया सबसे बुरे संकट का आखिरी बचाव संकेत था और सब कुछ खत्म कर देने वाले इंसाफ का ऐलान भी। उसी समय भारतीय रक्षा मंत्रालय के सीधे अधीन आने वाले विशेष अभियान कमान का कमांड कंट्रोल रूम, अत्याधुनिक उपकरणों से भरा एक विशाल भूमिगत बंकर, यह भारत के सबसे खतरनाक मिशनों को अंजाम देने वाली सबसे जिंगिंग स्पेशल फोर्सेस का दिल था। हमेशा की तरह शांत, तनाव भरे कंट्रोल रूम में एक ही आपातकालीन संकेत ने सब कुछ हिलाकर रख दिया। कमान के दूसरे नंबर के अधिकारी और मेजर जनरल अदिति सिंह राठौर के सबसे भरोसेमंद सहायक ब्रिगेडियर अर्जुन मेहरा, वह एक विशाल स्क्रीन पर विदेश में तैनात यूनिट की रिपोर्ट देख रहे थे। तभी उनकी कलाई पर बौंधी घड़ी में जोरदार कंपन हुआ और साथ ही उनके सामने का पर्सनल कंसोल स्क्रीन लाल हो गया और स्क्रीन के बीच में एक ही वाक्य बिजली की तरह चमक रहा था। कोड नेम टूटी हुई तलवार वाली देवी। ब्रिगेडियर अर्जुन मेहरा का चेहरा एक पल में बर्फ की तरह जम गया। उनके शरीर का खून जैसे उल्टा बहने लगा। टूटी हुई तलवार वाली देवी, यह कमांडर अदिति सिंह राठौर का वह आखिरी आपातकालीन संकेत था जिसे दुश्मन द्वारा पकड़े जाने या मरने से ठीक पहले, यानी सबसे बुरे हालात में ही इस्तेमाल करने का वादा किया गया था। एक ऐसा संकेत जो आज तक कभी इस्तेमाल नहीं हुआ था। इसका मतलब था कि कमांडर इस वक्त कहीं मर रही हैं, लेकिन उनके चेहरे पर घबराहट या दुख का कोई भाव नहीं था। उनकी आंखें एक पल में अपने पंदर इसकी ज़ाथा लीडर को खोने के संकट में पड़े एक घुस्सैल भेड़िए की तरह चमक उठी। उन्होंने 1 सेकंड की भी देरी किए बिना अपनी जगह से उठकर ऐसी दहाड़ लगाई कि पूरा कंट्रोल रूम गूंज उठा। उनकी आवाज में दुख नहीं, बल्कि सब कुछ तबाह कर देने वाला ठंडा गुस्सा था। उन्होंने सबसे सुरक्षित और तेज रक्षा मंत्रालय की सीधी लाइन उठाई। उनकी आवाज उबलते हुए गुस्से को दबाती हुई नीची और खतरनाक लग रही थी। अभी के अभी प्रलय का तूफान प्रोटोकॉल शुरू करो। उस एक वाक्य से पूरा कंट्रोल रूम जम गया। प्रलय का तूफान, यह कमांडर के न रहने पर कमांडर की सुरक्षा को खतरे में डालने वाले सभी लोगों को दुश्मन मानकर बिना किसी उच्च अधिकारी की मंजूरी या प्रक्रिया के उपलब्ध सभी ताकतों का इस्तेमाल करके उन्हें खत्म कर देने वाला विशेष अभियान कमान का आखिरी जवाबी प्रोटोकॉल था। भारतीय सेना के इतिहास में एक ऐसा भयानक युद्ध प्लान जो आज तक कभी भी अमल में नहीं लाया गया था। ब्रिगेडियर अर्जुन मेहरा के आदेश जारी रहे। पहली स्पेशल टास्क फोर्स के सभी जवान पूरी तरह से हथियारबंद हों। 10 मिनट के अंदर सभी ट्रांसपोर्ट, एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर उड़ान भरने के लिए तैयार हों। हमारी 60 सभास के जवान पूरी तरह से हथियारबंद हों। कमांडर खतरे में है। उन्होंने कुछ पल रुककर आखिरी हुक्म दिया। उनकी आवाज में बिना किसी रहम के सिर्फ तबाही का इरादा था। लक्ष्य की ओर जाने वाले हर रास्ते की रुकावट को खत्म कर दो। यह आदेश असल में एक युद्ध की घोषणा थी। विशेष अभियान कमान का विशाल बेस एक सोए हुए विशाल ड्रैगन की तरह जाग उठा। सायरन बजने लगे और हजारों जिंगिंग स्पेशल फोर्सेज के जवान बिजली की तरह हरकत में आ गए।
रनवे पर भारी ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट और आसमान के हत्यारे कहे जाने वाले वाइपर अटैक हेलीकॉप्टर गरजते हुए उड़ान भरने के लिए तैयार थे। अपने कमांडर, अपने साथी, अपनी जीती जागती किंवदंती अदिति को बचाने के लिए और उसे खतरे में डालने वाले बेवकूफों को सजा देने के लिए भारत की सबसे शक्तिशाली सेना आखिरकार हरकत में आ चुकी थी। गोदाम के अंदर विक्रम राणा अभी भी कुछ नहीं जानता था। वह बस डर के मारे यह सोच रहा था कि उस पागल औरत की छोटी सी अंगूठी का क्या मतलब है। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसने अभी अभी भारत की सबसे खतरनाक सेना के गुस्से को जगा दिया है। आसमान अपने काले पंख फैलाकर एक भयानक रफ्तार से उसकी ओर आ रहा था। अदिति की अंगूठी से आखिरी संकेत मिलने के 20 मिनट बाद कर्नल परमजीत सिंह की रेजिमेंट का रात का आसमान पहले जैसा नहीं रहा। शुरुआत में यह सिर्फ दूर से आती एक हल्की सी कंपन थी, लेकिन वह कंपन एक पल में जमीन और इमारतों को हिला देने वाली एक भयानक गड़गड़ाहट में बदल गई। जब संतरी ने डर के मारे आसमान की ओर देखा तो उसकी आंखों के सामने रात के सारे तारों को निगल जाने वाले विशाल लोहे के राक्षस थे। दर्जनों चिनूक ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर और वाइपर अटैक हेलीकॉप्टरों का बेड़ा एक घुस्सैल मधुमक्खियों के झुंड की तरह रेजिमेंट के आसमान पर पूरी तरह से छा गया था। हेलीकॉप्टरों से निकलती तेज सर्चलाइटों ने परेड ग्राउंड और इमारतों को दिन की तरह रोशन कर दिया। यह कोई सामान्य रात की ट्रेनिंग नहीं थी, यह साफ तौर पर शक्ति प्रदर्शन और एक हमला था। रेजिमेंट कमांडर के दफ्तर में आराम से सोने की तैयारी कर रहे कर्नल परमजीत सिंह धरती को हिला देने वाली गड़गड़ाहट और इमारत के कांपने से नींद से जाग गए। उन्होंने गाली बकते हुए खिड़की की ओर दौड़ लगाई और अपनी आंखों के सामने फैले किसी बुरे सपने जैसे नजारे को देखकर वहीं जम गए। उनका साम्राज्य आसमान से उतरी एक अनजान सेना द्वारा पूरी तरह से घेरा जा रहा था। यह क्या? इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाते, उनके दफ्तर का दरवाजा एक जोरदार धमाके के साथ टुकड़े टुकड़े हो गया। धुएं के साथ काले रंग के अत्याधुनिक लड़ाकू उपकरणों से लैस स्पेशल फोर्सेज के जवान अंदर घुस आए। उनकी बंदूकों का निशाना बिना किसी चूक के सीधे उसके दिल पर था। हिले तो गोली मार देंगे, बर्फ जैसी ठंडी आवाज, विरोध करना बेकार था। कर्नल परमजीत सिंह ने अपनी जिंदगी में पहली बार मौत का ऐसा डर महसूस किया और अपने दोनों हाथ ऊपर उठा दिए। उसी समय परेड ग्राउंड और मुख्य इमारतों की छतों पर दर्जनों हेलीकॉप्टरों से काले साए उतरने लगे। वे अदिति के वफादार सिपाही थे, भारत की जेंग पहली स्पेशल टास्क फोर्स के जवान। वे दुश्मन के इलाके में उतरने वाले जीते जागते मानव हथियार थे। उनकी हरकतों में कोई हड़बड़ी नहीं थी, जैसे कि वे सालों से इसी पल के लिए ट्रेनिंग कर रहे हों। उन्होंने कुछ ही मिनटों में रेजिमेंट के सभी संचार और कमांड सिस्टम को पूरी तरह से अपने नियंत्रण में ले लिया। उन्होंने परमजीत के वफादार आदमियों को काबू किया और सभी हथियार गोदामों को सील कर दिया। रेजिमेंट अब बाहरी दुनिया से पूरी तरह से कटी हुई एक विशाल जेल बन गई थी और इस पूरे ऑपरेशन का केंद्र आयुध भंडार नंबर 1 जमीन पर पड़ा। विक्रम राणा बाहर से आ रही नर्क जैसी आवाजों से डर के मारे लगभग बेहोश होने वाला था। उसने गोदाम की छोटी सी खिड़की से आसमान पर छाए हेलीकॉप्टरों और बिजली की तरह भागते स्पेशल फोर्सेस के जवानों को देखा और उसे आखिरकार समझ आ गया कि यह सब कुछ उसकी आंखों के सामने खड़ी उस औरत, जिसे वह डांसर कहता था, उसी की वजह से हो रहा है। अदिति अभी भी गोदाम के बीच में चुपचाप खड़ी थी। वह ऐसी लग रही थी मानो अपने बुलाए हुए विशाल तूफान को सब कुछ निगलते हुए शांति से देख रही हो, एक तबाही की देवी। कुछ देर बाद गोदाम का भारी लोहे का दरवाजा धड़ाम की आवाज के साथ उखड़ गया और उसके अंदर ब्रिगेडियर अर्जुन मेहरा की अगुवाई में स्पेशल फोर्सेज के जवान घुस आए। उन्होंने गोदाम के अंदर का भयानक नजारा और सिर से खून बहते हुए खड़े अपने कमांडर को देखा। ब्रिगेडियर अर्जुन मेहरा की आंखें एक पल के लिए गुस्से से जल उठीं। उन्होंने अपनी कमर से पिस्तौल निकाली और जमीन पर पड़े विक्रम राणा के सिर पर तान दी। हमारे कमांडर पर हाथ उठाने की हिम्मत कैसे हुई तेरी? लेकिन अदिति ने हाथ उठाकर उसे रोक दिया। बस अर्जुन। उसकी आवाज ठंडी और शांत थी। इंसाफ अभी शुरू नहीं हुआ है। उसने अपने जवानों द्वारा दिए गए साफ तौलिए से अपने चेहरे का खून पोंछा।
और फिर जैसे कुछ हुआ ही न हो, अपने साम्राज्य को वापस पाने वाली एक रानी की तरह शान से गोदाम से बाहर निकल गई। उसके पीछे उसकी रक्षा के लिए जमा हुए सैकड़ों जिंगिंग जवानों की सेना एक विशाल लोहे के जंगल की तरह चल रही थी। अब बस इस पूरी त्रासदी के असली गुनहगार को रोशनी में खींचकर लाने का काम बाकी था। इंसाफ का समय आखिरकार आ गया था। परेड ग्राउंड एक विशाल न्याय के मंच में बदल गया था। दर्जनों हेलीकॉप्टरों से निकलती सर्च लाइटें मंच के कलाकारों की तरह परेड ग्राउंड के बीच में इकट्ठा हुए लोगों पर केंद्रित थीं। मंच के एक तरफ स्पेशल फोर्सेस के जवानों द्वारा पकड़े हुए ठंडी जमीन पर घुटनों के बल बैठे कर्नल परमजीत सिंह और गोदाम से खींचकर लाए गए उसके मुंहबोले बेटे कैप्टन विक्रम राणा और उनके गुर्गे थे। सिर्फ 1 घंटे पहले तक वे इस यूनिट के राजा और राजकुमार थे, लेकिन अब वे पंख कटे हुए इंसाफ का इंतजार करते लाचार कैदी थे। कर्नल परमजीत सिंह को अपनी आंखों के सामने हो रहे नजारे पर बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा था। आसमान पर छाए हेलीकॉप्टर, जानलेवा इरादों से भरे अनजान स्पेशल फोर्सेस के जवान और उन सबके केंद्र में खड़ी एक औरत। उसे अपनी आंखों पर शक हुआ। वहां वही नई महिला अफसर प्रिया शर्मा खड़ी थी, जिसे उसने डांसर कहकर नजरअंदाज किया था और विक्रम राणा को मनमानी करने की छूट दी थी। लेकिन अब उसका रूप वह नहीं था जिसे वह जानता था। सिर से बहा खून सूखकर उसके गाल पर एक लाल निशान छोड़ गया था, लेकिन उसकी कमर किसी भी जनरल से ज्यादा सीधी थी। उसकी आंखों की चमक एक अथाह गहराई की तरह ठंडी और शांत थी, और उसमें दुनिया पर राज करने वाले एक शासक का रौब था, और सबसे ज्यादा प्रभावशाली था। उसके पीछे एक विशाल लोहे के पहाड़ की तरह खड़े सैकड़ों स्पेशल फोर्सेस के जवान, वे सिर्फ उसके एक इशारे का इंतजार कर रहे थे। उसकी सबसे शक्तिशाली और पूरी तरह से वफादार सेना। कर्नल परमजीत सिंह का दिमाग उलझन से फटने लगा। यह औरत कौन है? एक सेकंड लेफ्टिनेंट कैसे रक्षा मंत्रालय की सीधी स्पेशल फोर्सेस को चला सकती है? वह दिल से चाहता था कि यह सब एक भयानक बुरा सपना हो। अदिति बिना कुछ कहे घुटनों के बल बैठे कर्नल परमजीत सिंह की ओर धीरे धीरे बढ़ी। उसके फौजी जूतों की जमीन पर पड़ने की आवाज परेड ग्राउंड की खामोशी को तोड़ती हुई अजीब तरह से गूंज रही थी। वह उसके ठीक सामने आकर रुक गई। वह अब उसे एक वरिष्ठ अधिकारी की तरह नहीं देख रही थी। उसकी आंखों में अपने भाई को मौत के मुंह में धकेलने वाले दुश्मन के लिए सिर्फ ठंडी नफरत थी। कर्नल परमजीत सिंह। उसने पहली बार मुंह खोला। उसकी आवाज उसकी आंखों की तरह ही बिना किसी भाव के थी। कुछ समझ आ रहा है कि क्या हो रहा है? उसके इस शांत सवाल ने ही परमजीत के बचे खुचे होश उड़ा दिए। उसने डर और उलझन के बीच मुश्किल से अपनी आवाज निकाली। तुम हो कौन आखिर? यही एकमात्र सवाल था जो वह कर सकता था, और उसे जल्द ही इसके जवाब में अपनी बची खूची जिंदगी को तबाह कर देने वाली सबसे भयानक सच्चाई का सामना करना था। अदिति ने उसके सवाल का सीधा जवाब नहीं दिया। उसने कुछ पल सिर उठाकर अपने आसपास खड़े जवानों और डरे हुए रेजिमेंट के सिपाहियों को देखा, और आखिरकार इस क्रूर नाटक का आखिरी पर्दा उठाने के लिए तैयार हो गई। उसके होठों पर एक बहुत ही हल्की और ठंडी मुस्कान आई, जो किसी मौत की देवी जैसी लग रही थी। अब सब कुछ बताने का समय आ गया था। कर्नल परमजीत सिंह का बेताब सवाल खत्म भी नहीं हुआ था कि उसके पीछे से भारी फौजी जूतों की आवाज आई। वह अदिति का सहायक ब्रिगेडियर अर्जुन मेहरा था। वह परमजीत के बगल से गुजरकर अदिति के ठीक सामने आकर रुका, और फिर परेड ग्राउंड में मौजूद सैकड़ों सिपाहियों और डर से कांपते परमजीत और उसके बेटे के सामने उसने बिना किसी हिचकिचाहट के एक शांत सात कोण में उसे सैल्यूट किया। उसकी आवाज सिर्फ एक रिपोर्ट नहीं थी, यह अपने कमांडर के प्रति अटूट वफादारी से भरी एक गरज थी। रिपोर्ट, मैम कमांडर, पहली स्पेशल टास्क फोर्स ने लक्ष्य पर कब्जा कर लिया है। मैम कमांडर, उस एक शब्द ने पूरे परेड ग्राउंड को जमा दिया। कर्नल परमजीत सिंह का दिमाग उस शब्द का मतलब समझने से इनकार कर रहा था। कमांडर, वह डांसर? यह नामुमकिन है। अदिति ने ब्रिगेडियर अर्जुन मेहरा के सैल्यूट का जवाब हल्के से सिर हिलाकर दिया, और फिर आखिरकार सब कुछ खत्म करने के लिए उसने वापस परमजीत की ओर देखा। उसकी आंखें अब बिना किसी रहम के शून्य से भी ज्यादा ठंडी थीं। उसका मुंह आखिरकार खुला। उसकी आवाज धीमी थी, लेकिन उसमें इतना वजन था कि वह पूरे परेड ग्राउंड को हिला सकती थी। उसने कुछ पल रुककर जमीन पर पड़े विक्रम राणा और होश खो चुके परमजीत को बारी बारी से देखा।
वह औरत हूं जिसे तुम लोगों ने मारने की कोशिश की। उसने धीरे धीरे अपनी छाती पर लगे प्रिया शर्मा के नेम टैग को उतारकर जमीन पर फेंक दिया। मैं भारतीय रक्षा मंत्रालय के सीधे अधीन आने वाली विशेष अभियान कमान की कमांडर मेजर जनरल अदिति सिंह राठौर हूं। मेजर जनरल, वह भी भारत की सबसे शक्तिशाली स्पेशल फोर्सेज की कमांडर। कर्नल परमजीत सिंह की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उसके शरीर से जैसे सारा खून निकल गया हो। उसे अब एहसास हुआ कि उसने कितने बड़े और खतरनाक इंसान से पंगा लिया है। उसने एक सेकंड लेफ्टिनेंट को नहीं बल्कि पूरी सेना के आत्म सम्मान को छेड़ा है। लेकिन उसकी असली पहचान यहीं खत्म नहीं हुई। उसके मुंह से परमजीत की बची खुची आत्मा को भी तबाह कर देने वाली सबसे क्रूर और भयानक आखिरी सच्चाई निकली। और मैं सिपाही रोहन राठौर की इकलौती बहन हूं जिसे तुम सुअरों ने मार डाला। सब कुछ साफ हो गया। वह यहां क्यों आई, उसने वह सारी जिल्लत क्यों सही, और उसका गुस्सा इतना ठंडा और बेरहम क्यों है। आह! कर्नल परमजीत सिंह के मुंह से एक बेमतलब की चीख निकली। वह पूरी तरह से टूट गया। उसका बेटा विक्रम राणा भी यह सुनकर डर से परे पूरी तरह से निराशा के गर्त में गिर गया। उन्हें बहुत देर से एहसास हुआ कि जिस बेबस सिपाही को उन्होंने मारा था उसने भारत की सबसे शक्तिशाली बदले की देवी को नींद से जगा दिया है। अदिति ने अब उनकी ओर नहीं देखा। उसने अपने सहायक को ठंडी आवाज में आखिरी हुक्म दिया, इन सबको तुरंत गिरफ्तार करो। रेजिमेंट कमांडर के दफ्तर के सभी कंप्यूटर और दस्तावेज जब्त कर लो, और आज से इस यूनिट की कमान मैं खुद संभालूंगी। जी मैम कमांडर। स्पेशल फोर्सेज के जवान तुरंत हरकत में आ गए। उन्होंने पूरी तरह से टूट चुके परमजीत और उसके बेटे और उनके गुर्गों के हाथों में ठंडी हथकड़ियां पहना दी। खट्ट की धातु की आवाज उनके अंत की आखिरी घंटी की तरह सर्द रूप से गूंजी। सब कुछ खत्म हो गया। अपने भाई के बदले के लिए नर्क में उतरने वाली वह आखिरकार नर्क के राजाओं को सज्जा देकर उनके सिंहासन के सबसे ऊंचे स्थान पर खड़ी थी। अब बस इस सड़े हुए साम्राज्य में बोए गए पाप के हर एक बीज को बिना किसी निशान के जलाकर राख करना बाकी था। अदिति का इंसाफ सिर्फ व्यक्तिगत सज्जा पर खत्म नहीं हुआ, उसे इस यूनिट को जड़ से खा रहे भ्रष्टाचार और हिंसा की संस्कृति को सभी जवानों के सामने उखाड़ फेंकना था, ताकि ऐसी त्रासदी दोबारा न हो। उसने ब्रिगेडियर अर्जुन मेहरा को इशारा किया। ब्रिगेडियर वह यूएसबी लेकर जिसे अदिति ने गोदाम से हासिल किया था और जिस पर उसके भाई का खून लगा था, परेड ग्राउंड के बीच में बने मंच पर चढ़ गया। तकनीकी टीम ने तेजी से उस छोटी सी यूएसबी को यूनिट के पूरे प्रसारण सिस्टम से जोड़ दिया। परेड ग्राउंड में जमा सैकड़ों जवान यह जाने बिना कि आगे क्या होने वाला है, सांस रोके उस नजारे को देख रहे थे। अदिति ने घुटनों के बल बैठे परमजीत और विक्रम राणा से ठंडी आवाज में कहा, तुमने जो पाप किए हैं उन्हें तुम उन सभी सिपाहियों के सामने अपनी ही आवाज में सुनोगे जिन्हें तुमने कुचला है। उसके इशारा करते ही ब्रिगेडियर ने लैपटॉप का एंटर बटन दबा दिया और अगले ही पल यूनिट के सभी स्पीकरों से नर की आवाजें गूंजने लगीं। सबसे पहले कर्नल परमजीत सिंह और एक सप्लायर के बीच बुलेट प्रूफ जैकेट घोटाले की गुप्त बातचीत की रिकॉर्डिंग चली। नोटों के बंडलों के लेन देन की आवाज, जवानों की जान का सौदा करती उनकी गंदी और लालची आवाजें परेड ग्राउंड में गूंज उठीं। सिपाहियों के चेहरे हैरानी और गुस्से से बिगड़ गए। उन्हें यह जानकर कि जिस बुलेट प्रूफ जैकेट को वे पहनते हैं वह असल में उनकी जान को दांव पर लगाकर की गई कमाई का जरिया है, वे कांप उठे। अगली फाइल में कैप्टन विक्रम राणा की आवाज थी, जो सिपाही रोहन राठौर को मारते हुए धमका रहा था। तुझे पता है तूने क्या देखा है, हरामजादे? एक बार और उस गोदाम के पास दिखा तो तेरे माँ बाप के पास तेरे बेटे की लाश के टुकड़े पहुंचेंगे और किसी को कानो कान खबर नहीं होगी। उसकी क्रूर आवाज के साथ सिपाही रोहन राठौर के दर्द भरे कराहने और जान की भीख मांगने की बेबस आवाज आई। उस दिन की भयानक सच्चाई हर सिपाही के कानों में गूंज गई। जगह जगह से दबे हुए घुस्से और सिसकियों की आवाजें आने लगीं और आखिर में यूएसबी में बंद एक वीडियो फाइल परेड ग्राउंड के एक तरफ लगी बड़ी स्क्रीन पर चलने लगी। यह गोदाम के अंदर का वही पल था जब अदिति उलटी लटकी हुई थी और विक्रम राणा उसका मजाक उड़ा रहा था। डांसर को तो बस मर्दों का मनोरंजन करना चाहिए, जासूसी नहीं। उसके अपमानजनक शब्द, अपने आदमियों को उसे यातना देने का क्रूर आदेश और यह सब देखकर संतुष्टि से मुस्कुराता उसका शैतानी चेहरा
सारे सबूत, सारी सच्चाई सबके सामने आ गई। परमजीत और विक्रम सिर नहीं उठा सके। सैकड़ों जवानों की नफरत और घृणा से भरी नजरों का सामना करने की उनमें हिम्मत नहीं थी। वे बेबसी से अपनी बनाई हुई सारी इज्जत और ताकत को अपनी ही आवाज और चेहरे से एक पल में टूटते हुए देख रहे थे। जब सारी फाइलें चलना बंद हुईं, तो परेड ग्राउंड में एक भारी खामोशी छा गई। वह खामोशी जल्द ही एक विशाल गुस्से की दहाड़ में बदल गई। सिपाहियों ने अब और बर्दाश्त नहीं किया। उन्होंने अपने साथ धोखा करने, अपने साथी को मारने और सेना की इज्जत को मिट्टी में मिलाने वाले उन देशद्रोहियों के खिलाफ अपना सारा गुस्सा निकाल दिया। मार डालो इन शैतानों को, कमीने कहीं के। उनकी दहाड़ एक भ्रष्ट साम्राज्य को गिराने वाली क्रांति की चीख जैसी थी। अदिति चुपचाप यह सब देखती रही और फिर माइक पकड़कर एक दृढ़ आवाज में कहा, यह तुम्हारे किए हुए पापों का सबूत है। तुम्हें अब न तो कोई बहाना बनाने का हक है और न ही माफी मांगने का। उसने हथकड़ियों में कांपते हुए परमजीत और विक्रम राणा को आखिरी सज्जा सुनाई। तुम्हारा इंसाफ मिलिट्री कोर्ट में होगा, लेकिन उससे पहले उन सभी सिपाहियों की आंखों में देखो जिन्हें तुमने कुचला है, और याद रखना कि तुम्हारा गुनाह कितना भारी है जिंदगी भर। उसके शब्दों के साथ स्पेशल फोर्सेस के जवान उन्हें घसीटते हुए ले गए। उनकी दयनीय विदाई को सैकड़ों जलती हुई आंखें नर्क की आग की तरह देख रही थीं। सारी सच्चाई सामने आने के बाद परेड ग्राउंड पर जैसे मरे हुए लोगों की आत्माओं को सांत्वना देती हुई सुबह की ठंडी हवा बह रही थी। भारतीय सेना के इतिहास के सबसे बड़े घोटाले परमजीत गेट का मिलिट्री ट्रायल पूरे देश की नजरों में तेजी से और सख्ती से चला। रक्षा मंत्रालय की विशेष अदालत ने मेजर जनरल आदित्य सिंह राठौर द्वारा पेश किए गए स्पष्ट सबूतों और सैकड़ों सिपाहियों की गवाही के आधार पर बिना किसी संदेह के उनके घिनौने अपराधों पर फैसला सुनाया। नतीजा किसी की भी उम्मीद से ज्यादा बेरहम था। मुख्य आरोपी पूर्व कर्नल परमजीत सिंह और पूर्व कैप्टन विक्रम राणा। वे सिर्फ सेना का सामान बेचने वाले भ्रष्ट अफसर नहीं थे। उन्होंने अपने अपराध को छिपाने के लिए एक सिपाही की हत्या की थी और सच्चाई का पता लगाने वाले एक वरिष्ठ अधिकारी को यातना देकर मारने की कोशिश की थी। यह सेना की नींव को हिला देने वाला एक अक्षम्य देशद्रोह था। अदालत ने उन्हें सैन्य कानून के तहत दी जाने वाली सबसे भारी सजा सुनाई। आरोपी परमजीत सिंह और आरोपी विक्रम राणा को वरिष्ठ अधिकारी की हत्या का प्रयास, सिपाही की हत्या, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून का उल्लंघन और विद्रोह की साजिश के आरोप में सजा ए मौत दी जाती है। सजा ए मौत। अदालत में हथौड़े की आवाज गूंजते ही परमजीत और विक्रम राणा के चेहरे से सारा खून उतर गया। उन्हें अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। उन्होंने मौत की सजा की उम्मीद नहीं की थी और यह उनके लिए एक बुरे सपने जैसा था। वे चीखते चिल्लाते रहे, लेकिन ठंडे हाथों वाले मिलिट्री पुलिसकर्मी उन्हें अदालत से बाहर खींचकर ले गए। जिस सत्ता और पैसे की उन्होंने इतनी पूजा की, वह आखिरकार उनके गले में फांसी का फंदा डालने के अलावा और कुछ नहीं कर सकी। उनके अपराध में शामिल बाकी गुर्गों को भी उम्र कैद से लेकर कई सालों की सजा हुई और उन्हें अपनी बची हुई जिंदगी ठंडी जेल में गुजारनी पड़ी। आसमान को गंदा करने वाले शैतानों का इंसाफ बिना किसी रहम के पूरी तरह से और निर्णायक रूप से खत्म हुआ। उन्होंने अपने किए हुए पापों के वजन के बराबर सबसे भारी कीमत चुकाई। अदालत में सबसे पीछे बैठी अदिति चुपचाप यह सब देख रही थी। उसके चेहरे पर न तो खुशी थी न दुख, कोई भाव नहीं था। उसने बस अपने भाई की तस्वीर को सीने से लगाकर चुपचाप अपनी आंखें बंद कर लीं। रोहन, अब सब खत्म हो गया। एक लंबा, बहुत लंबा बदला आखिरकार खत्म हो गया था। सारे इंसाफ के बाद अदिति अपनी जगह भारतीय विशेष अभियान कमान की कमांडर की कुर्सी पर लौट आई। वह अब प्रिया शर्मा नहीं थी। वह भारतीय सेना की सबसे शक्तिशाली और सम्मानित कमांडरों में से एक मेजर जनरल आदित्य सिंह राठौर थी। उसने न सिर्फ अपने भाई की मौत का बदला लिया, बल्कि सेना के सबसे गहरे कोने में छिपे भ्रष्टाचार की जड़ों को उखाड़ फेंका और सैकड़ों सिपाहियों को एक नई उम्मीद दी। उसकी इस बहादुरी ने पूरी सेना के लिए एक चेतावनी की घंटी बजाई। रक्षा मंत्रालय ने इस घटना के बाद पूरी सेना में हिंसा और अन्याय को खत्म करने के लिए बड़े पैमाने पर सुधार शुरू किए, ताकि कोई दूसरा रोहन, कोई दूसरा परमजीत पैदा न हो सके। अदिति सिर्फ व्यक्तिगत बदले पर नहीं रुकी। उसने अपने निजी पैसों से अपने भाई के नाम पर रोहन राठौर फाउंडेशन की स्थापना की।
यह फाउंडेशन सेना के अंदर अन्यायपूर्ण हिंसा और उत्पीड़न से पीड़ित सिपाहियों की मदद करने, उन्हें कानूनी और मानसिक सहायता देने के लिए एक मजबूत ढाल बन गया। उसने अपने भाई की दुखद मौत को व्यर्थ नहीं जाने दिया, बल्कि उसे एक बेहतर दुनिया बनाने वाले बीज में बदल दिया। कुछ महीनों बाद राष्ट्रीय युद्ध स्मारक, साफ नीले आसमान के नीचे, जहां अनगिनत शहीदों के नाम चुपचाप लिखे हुए थे, अदिति एक नई भर्ती हुई अफसर की तरह बिना किसी ढिलाई के एक छोटे से पत्थर के सामने खड़ी थी। उस पर वह नाम लिखा था जिसे वह दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करती थी, सिपाही रोहन राठौर। उसने अब मातम के कपड़े नहीं पहने थे। उसने अपने कंधे पर 2 चमकते सितारों वाली अपनी गौरवशाली मेजर जनरल की वर्दी पहनी थी। उसने चुपचाप एक सफेद गेंदे का फूल अपने भाई के स्मारक पर रखा। वह अब रो नहीं रही थी। उसके चेहरे पर सब कुछ खत्म कर देने वाली शांति और अपने भाई के लिए गहरी यादों से भरी एक हल्की सी मुस्कान थी। उसने स्मारक को धीरे से सहलाते हुए धीमी आवाज में फुसफुसाया। सिर्फ हवा ही उसकी आवाज सुन सकती थी। दीदी ने अपना वादा निभाया, रोहन, अब शांति से सो जाओ। जैसे उसकी बात सुनकर ही कहीं से आई एक गर्म हवा स्मारक पर रखे गेंदे के फूल की पंखुड़ियों को धीरे से हिलाकर गुजर गई, मानो आसमान में बैठा उसका भाई अपनी बहन को आखिरी बार धन्यवाद कह रहा हो। बदले का एक बहुत लंबा सफर आखिरकार खत्म हो गया था। अब बस अपने भाई के हिस्से की और उन अनगिनत सिपाहियों के हिस्से की जिन्हें उसने बचाया था, एक बेहतर दुनिया के लिए मजबूती से जीना बाकी था। वह चुपचाप मुड़ी और अपने इंतजार में खड़ी एक नई सुबह की ओर शान से चल पड़ी। उसके पीछे से सूरज की चमकदार रोशनी बरस रही थी। दोस्तों, कभी कभी नर्क के सबसे गहरे हिस्से में छिपे शैतान को पकड़ने के लिए हमें खुद ही बदले की देवी बनना पड़ता है। मेजर जनरल अदिति सिंह राठौर ने सबसे ऊंचे पद पर अपनी आरामदायक जिंदगी को छोड़कर सबसे अंधेरी और खतरनाक जगह पर खुद कदम रखा। यह सिर्फ एक बदला नहीं, बल्कि सच्चाई के लिए एक इंसान का महान संघर्ष था। आज की कहानी हमसे पूछती है कि असली नेतृत्व क्या है। एक सच्चा लीडर वह नहीं है जो सुरक्षित कमांड रूम में बैठकर सिर्फ हुक्म देता है, बल्कि वह है जो कभी कभी सबसे नीचे उतरकर अपने जवानों का दर्द महसूस करता है, उनके आंसू पोंछता है और उनके लिए खुद को कुर्बान करने के लिए तैयार रहता है। मेजर जनरल अदिति सिंह राठौर अपने भाई की मौत पर चुप नहीं रहीं। उन्होंने अपना सब कुछ दांव पर लगाकर भ्रष्टाचार और हिंसा के विशाल तूफान में छलांग लगा दी और आखिरकार उस तूफान को शांत करके एक नई सुबह लाईं। यह कहानी हमें न्याय के लिए हिम्मत के बारे में भी बताती है। हमारे आसपास आज भी कई परमजीत सिंह और विक्रम राणा हो सकते हैं। उनकी अन्यायपूर्ण ताकत के सामने हम कभी कभी चुप रहकर और अनदेखा करके खुद को बचाने की कोशिश करते हैं। लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि जैसे सेकंड लेफ्टिनेंट प्रिया शर्मा का साथ देने वाले उन गुमनाम सिपाहियों की तरह जब छोटी छोटी हिम्मतें एक साथ मिलती हैं तो दुनिया को बदलने वाली एक विशाल ताकत बनती है। आज की कहानी यहीं तक थी। आप अपने भाई के बदले के लिए अपना सब कुछ छोड़कर नर्क में उतरने वाली मेजर जनरल अदिति सिंह राठौर के बारे में क्या सोचते हैं? और क्या उनके द्वारा दी गई सजा ए मौत का फैसला सही था? अपने कीमती विचार और राय नीचे कमेंट्स में जरूर लिखें। आपकी आवाज मिलकर हमारे समाज को और भी ज्यादा न्यायपूर्ण और बेहतर बनाने में एक बड़ी ताकत बन सकती है। अगर आज की कहानी ने आपके दिल को छुआ है तो लाइक और सब्सक्राइब बटन जरूर दबाएं और नोटिफिकेशन भी ऑन कर लें ताकि अगली बार और भी रोमांचक और सार्थक कहानी आपसे छूट न जाए। देखने के लिए धन्यवाद। अगली बार फिर मिलेंगे।